नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया। महापौरों से अपने शहर को जीवंत, स्वच्छ और सुंदर बनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे शहर देश की अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति, हमें शहरों को गतिशील अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाना चाहिए। राष्ट्रपति ने ढाका में पुनर्निर्मित रामोना काली मंदिर का उद्घाटन किया और मुक्ति योद्धाओं और पूर्व भारतीय सैनिकों से मिले। भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की घोषणा की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 136 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.38% हुई। भारत और फ्रांस के बीच तीसरा वार्षिक रक्षा संवाद नई दिल्ली में आज। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार भोपाल में पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ किया गया। ढाका में सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुकाबला मेजबान बांग्लादेश से होगा और स्पेन में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, HS प्रणय और लक्ष्य सेन अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं अतहर सईद। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि शहर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि शहरों को जीवंत अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने महापौरों से अपने शहर को जीवंत, स्वच्छ और सुंदर बनाने का आग्रह किया। सभी मेयर साहिबान जरूर अपने कार्यकाल में अपने शहर को कुछ देना चाहते ही होंगे। आप जरूर चाहते होंगे कि आप अपने शहर में कुछ ऐसा करके जाएं ताकि आने वाले समय में 5, 50, 20 साल के बाद जब भी कोई शहर में आए तो चर्चा करे कि जब फलाने सज्जन यहाँ मेयर थे या फलानी बहन यहाँ मेयर थी, तब ये शहर में ये काम हुआ था। एक याद बन जाएगी और हर किसी के मन में ये संकल्प भी रहना चाहिए और इस संकल्प की पूर्ति के लिए जी जान से जुट जाना भी चाहिए। वाराणसी में किए गए नवीकरण कार्य की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि काशी का विकास देश के अन्य शहरों की प्रगति का रोड मैप होगा। प्रधानमंत्री ने महापौरों से आग्रह किया कि वे अपने अपने वार्डों में साफ सफाई के काम करवाएं और वार्डों के बीच सौंदर्य प्रतियोगिताएं करवाएं। अगर शहर के वार्डों में कंपटीशन होगी, वार्ड के काउंसिलर्स के बीच में स्पर्धा होगी, तो उसका टोटल जो इफेक्ट है वो पूरे शहर का रूप बदलने में काम आएगा। दूसरा, जैसे स्वच्छता का एक महत्व है, सौंदर्यकरण भी, ब्यूटिफिकेशन, दुनिया में ब्यूटी कॉम्पिटिशन होती है, जो होती है वो होती है, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन क्या हम हमारे नगर में वार्ड ब्यूटी कॉम्पिटिशन कर सकते हैं क्या? कौन सा वार्ड सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है? सफाई का पैरामीटर हो सकता है, सौंदर्य की दृष्टि से किए गए इनिशिएटिव का पैरामीटर हो सकता है। हर नगर अपना विकसित करे, जूरी बनाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के अधिकतर शहर पौराणिक हैं और परंपरागत तरीके से विकसित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिकता के इस युग में इन शहरों की पुरातनता भी महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा ढांचे को ध्वस्त करना ही एकमात्र तरीका नहीं है, बल्कि इनके जीर्णोद्धार और संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने महापौरों से अपशिष्ट प्रबंधन, राजस्व मॉडल पर काम करने को कहा।
सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों के महापौर उपस्थित थे। सम्मेलन का मुख्य विषय रहा नया शहरी भारत। इस अवसर पर 3 दिन की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसमें शहरी विकास के क्षेत्र में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को दर्शाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 3 दिवसीय बांग्लादेश दौरा संपन्न हो गया है। उन्होंने आज बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं, 1971 युद्ध के भारतीय वीरों, प्रख्यात नागरिकों, भारतीय समुदाय के लोगों तथा बांग्लादेशी समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत की। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीयों के दिलों में बांग्लादेश का विशेष स्थान है। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने खास संबंध नातेदारी, भाषा और संस्कृति पर आधारित हैं। आर्थिक विकास और लोगों के बेहतर जीवन स्तर के लिए आपसी महत्व का उल्लेख करते हुए श्री कोविंद ने अपनी यात्रा के दौरान मजबूत अर्थव्यवस्था की दिशा में सहयोग और साझेदारी के लिए भारत के संकल्प को दोहराया। बांग्लादेश की अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ढाका में पुनर्निर्मित रमणा काली मंदिर का लोकार्पण किया। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और 60 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के सहयोग से इस मंदिर का पुनरुद्धार किया गया है। राष्ट्रपति की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। इनमें ढाका में लिबरेशन वॉर संग्रहालय को बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी उपहार में देने और दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु चेयर के पहले व्यक्ति की घोषणा शामिल है। मुक्ति संग्राम सेनानियों के परिवार के सदस्यों के लिए छात्रवृत्ति योजना को भी 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध पड़ोसी पहले और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मुख्य स्तंभों में से एक हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, संपर्क, ऊर्जा, बिजली, जल संसाधन, सीमा प्रबंधन, रक्षा और सुरक्षा, संस्कृति तथा लोगों से लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत और बहुआयामी आपसी सहयोग है। राष्ट्रपति की बांग्लादेश यात्रा के समापन के बाद विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि 50वें विजय दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर भारत के राष्ट्रपति की बांग्लादेश यात्रा उच्च प्राथमिकता का प्रमाण है कि दोनों देश एक दूसरे से साझा मूल्यों, आपसी विश्वास के आधार पर संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना चाहते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके प्रयास से हो रहा है राष्ट्र निर्माण, जिसमें इनकम टैक्स है आपका योगदान। और जब ई फाइलिंग से हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न भरना इतना आसान, तो फिर देर क्यों करें? 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले www.incometax.gov.in पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करना ना भूलें। समय से इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर रिफंड्स भी जल्दी आ जाते हैं। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लोन और वीजा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में भी ITR सहायक है। नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। तो फिर आप भी समय न गवाएं। आज ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करें। अधिक जानकारी और रिटर्न फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
भूटान ने अपने राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो या द ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यापलो से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें पूरी दुनिया में लोगों की प्रशंसा दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें पूरी दुनिया में लोगों की प्रशंसा दिलाई है। नतीजतन कई देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया है। इसी तरह कई गैर सरकारी संगठनों और फाउंडेशनों ने भी उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया है। 2016 में उन्हें सऊदी अरब और अफगानिस्तान से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। 2018 में उन्हें फिलिस्तीन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2019 में संयुक्त अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से सम्मानित किया। उसी वर्ष रूस, बहरीन और मालदीव ने भी श्री मोदी को अपने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया। 2020 में श्री मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों में सियोल शांति पुरस्कार और चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड शामिल है, जो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड और कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स द्वारा ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड भी मिला है। नसीम नकवी के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। ट्वीट संदेश में भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे छेरिंग ने कहा है कि भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने देश के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने की घोषणा की। डॉक्टर लोटे छेरिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि वे एक महान आध्यात्मिक इंसान हैं। उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से इस सम्मान का जश्न मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत और फ्रांस के बीच तीसरा वार्षिक रक्षा संवाद आज नई दिल्ली में होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री सुश्री फ्लोरेंस पार्ली संवाद में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष व्योंग दिन ह्यू और उनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। उन्होंने संपर्क, व्यापार, शिक्षा और संस्कृति पर विचारों का आदान प्रदान किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि भारत और वियतनाम के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी पिछले 5 वर्षों में काफी बढ़ी है। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आगामी आम बजट 2022-23 के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ आम बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता करेंगी। ये बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज भोपाल में पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। पिछले सप्ताह तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे घायल ग्रुप कैप्टन ने बुधवार को दम तोड़ दिया था। कर्नाटक के बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैरागढ़ शमशान घाट पर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी ने जनरल बिपिन रावत पर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों की आलोचना की है। आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि केरल में कुछ वामपंथी लोगों ने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य 12 बहादुर जवानों की मौत को अपमानित किया है। उन्होंने कहा ये बहुत ही आपत्तिजनक है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक द्वारा महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर भाजपा के प्रवक्ता अनिल बनूली ने कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया। महापौरों से अपने शहरों को जीवंत, स्वच्छ और सुंदर बनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे शहर देश की अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति हैं। हमें शहरों को गतिशील अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाना चाहिए। राष्ट्रपति ने ढाका में पुनर्निर्मित रोमना काली मंदिर का उद्घाटन किया और मुक्ति योद्धाओं तथा पूर्व भारतीय सैनिकों से मिले। भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की घोषणा की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 136 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.38% हुई। भारत और फ्रांस के बीच तीसरा वार्षिक रक्षा संवाद आज नई दिल्ली में। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार भोपाल में पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ किया गया।
ढाका में सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुकाबला मेजबान बांग्लादेश से होगा और स्पेन में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, HS प्रणॉय और लक्ष्य सेन अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज लोकसभा को बताया कि देश में कुपोषण को कम करने के लिए एक समेकित पोषण सहायता कार्यक्रम मिशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। एक प्रश्न के उत्तर में श्रीमती ईरानी ने कहा कि मिशन पोषण का दूसरा चरण स्वास्थ्य, कल्याण और रोग तथा कुपोषण के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। लोकसभा की कार्यवाही लखीमपुर खीरी की घटना और गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को मंत्रिपरिषद से हटाने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लगातार तीसरे दिन बाधित हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके पार्टी के सदस्य अपनी मांग के समर्थन में सदन के बीचों-बीच आ गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में कुछ आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन के नेता और विपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठक के बाद सदन का कामकाज चलाने के लिए सर्वसम्मति बनाएं। इसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा के निलंबित विपक्षी सांसद लगातार संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे हैं। वे अपने निलंबन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इन 12 विपक्षी सांसदों को पिछले मानसून सत्र के दौरान सदन में उनके अनुचित व्यवहार के कारण मौजूदा सत्र से निलंबित कर दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम स्मरण कर रहे हैं क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को, जिन्होंने काकोरी डकैती और दक्षिणेश्वर बॉम्बिंग की योजना बनाई थी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म 29 जून 1901 को बंगाल प्रेसिडेंसी के पबना जिले में हुआ था।
अध्ययन के लिए उन्हें वाराणसी भेज दिया गया। पढ़ाई के दौरान लाहिड़ी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के सह संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल के संपर्क में आए और इस प्रकार उनका क्रांतिकारी जीवन आरंभ हुआ। लाहिड़ी वाराणसी में HRA के जिला आयोजक बने। उन्होंने चारू, जवाहर और जुगल किशोर जैसे कई छद्म नामों का उपयोग किया। अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह के साथ लाहिड़ी ने 1925 में काकोरी डकैती में सहायता की। लाहिड़ी ने ही दूसरे दर्जे के डिब्बे से चेन खींचकर ट्रेन रोकी थी और फिर क्रांतिकारियों के कार्य में सहायता भी की। डकैती के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। बाद में कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में बम कारखाने से लाहिड़ी को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 10 वर्ष की जेल हुई। लेकिन कुछ समय बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने पहचाना कि लाहिड़ी काकोरी में शामिल क्रांतिकारियों के साथ भी थे। इसलिए अशफाक उल्लाह खान, रामप्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह के साथ लाहिड़ी पर भी मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। फांसी के लिए लाहिड़ी को गोंडा जेल भेज दिया गया। इस दौरान ब्रिटिश पुलिस को भनक लगी कि क्रांतिकारी लाहिड़ी को आजाद करवाने की योजना बना रहे हैं। जेल अधिकारियों ने जेल तोड़ने की क्रांतिकारियों की योजना पर अमल किए जाने से पहले ही राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को नियत तिथि से 2 दिन पहले 17 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। शहादत के समय लाहिड़ी मात्र 24 वर्ष के थे। इस महान क्रांतिकारी को हमारा शत-शत नमन। 17 दिसंबर 1927 को ही भगत सिंह और उनके साथियों ने जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या की थी। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हो गए थे। साइमन कमीशन! बाद में लाला लाजपत राय का निधन हो गया। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। भगत सिंह ने शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई। प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज करने का आदेश देने वाला पुलिस अधीक्षक स्कॉट ही था, लेकिन पहचानने में भूल के कारण क्रांतिकारियों ने पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को मार गिराया, जो सहायक अधीक्षक था। उस घटना के बाद दुर्गावती देवी की सहायता से क्रांतिकारी वहां से बच निकलने में सफल रहे। पुलिस ने क्रांतिकारियों को पकड़ने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन असफल रही। उस घटना का स्मरण करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भगत सिंह अपने कार्य के कारण ही लोकप्रिय नहीं हुए, बल्कि लाला लाजपत राय के सम्मान और उनके माध्यम से राष्ट्र के सम्मान का प्रतिशोध लेने के कारण ऐसा हुआ। ऐसे वीर क्रांतिकारियों को हमारा शत-शत नमन। हम आज क्रांतिकारी पत्रकार और श्री अरविंदो के निकट सहयोगी सखाराम गणेश देउस्कर को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 17 दिसंबर 1869 को वर्तमान झारखंड में देवघर के निकट हुआ था। सखाराम का नाम बंगाली और मराठी संगम का परिचायक है। उनके पूर्वज महाराष्ट्र के देउस गांव से बंगाल आए थे और कराओन में बस गए थे, इसलिए उनका नाम देउस्कर हो गया। देउस्कर के सबसे प्रमुख कार्यों में राष्ट्रीय जागरूकता के लिए लेखन देशेर कथा शामिल है। ये 1904 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी भाषा में इसका अनुवाद देश की बात के नाम से प्रकाशित हुआ। सखाराम देउस्कर ने अंग्रेजों द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था की बर्बादी को दिखाने के लिए ये ऐतिहासिक लेखन किया। वे बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु मानते थे। 1912 में सखाराम का निधन हो गया। इस महान देशभक्त को भावभीनी श्रद्धांजलि। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है भजन गायक हरिओम शरण को। दाता एक राम
भिखारी सारी दुनिया दाता एक राह। भक्ति रस में डूबे इस भावपूर्ण भजन के गायक थे हरिओम शरण, जिनकी पुण्यतिथि पर आज हम उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं। एक समय ऐसा भी था जब रेडियो और टीवी से प्रसारित होने वाले भक्ति गीतों के कार्यक्रमों को इनके भजनों के बिना अधूरा सा समझा जाता था। हरिओम शरण का जन्म 26 सितंबर 1932 को लाहौर में हुआ था। 1947 में बंटवारे के बाद इनका परिवार भारत आकर उत्तर प्रदेश में बस गया। 1973 में उनका पहला एल्बम जारी हुआ। इसे HMV ने रिकॉर्ड किया था। 35 वर्षों के गायन काल में हरिओम शरण के भजनों के 20 एल्बम बाजार में आए, जिन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिला। 1970 के दशक में आए उनके प्रेमांजलि, पुष्पांजलि और दाता एक राम जैसे भजन एल्बमों ने तहलका मचा दिया। हरिओम शरण केवल अच्छे गायक ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के साहित्यकार भी थे। इनकी लिखी 5 पुस्तकें काफी लोकप्रिय हुईं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हरिओम शरण की जीवन यात्रा 17 दिसंबर 2007 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में समाप्त हो गई, लेकिन अपनी 35 साल की गायन यात्रा में उन्होंने जो भजन गाए वे आने वाली पीढ़ी के लिए एक अनुकरणीय विरासत बन गए। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगभग 136 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 70,46,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 7,886 मरीज ठीक हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 98.38% है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 142 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध करवाए हैं। फ्रांस ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड प्रतिबंध कड़े कर रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कल से फ्रांस पहुंचने वाले सभी यात्रियों को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। ये रिपोर्ट 24 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए। ढाका में सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। बुधवार को भारतीय महिला टीम ने भूटान को 3-0 से हराकर प्रतियोगिता में लगातार दूसरी जीत दर्ज की थी। इससे पहले उसने मंगलवार को श्रीलंका को 5-0 से हराकर अपना अभियान शुरू किया था। स्पेन में आज पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। महिला सिंगल्स में मौजूदा विश्व चैंपियन पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की ताइत्सू यिंग से होगा। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला नीदरलैंड्स के मार्क काल्जो से होगा। HS प्रणॉय का सामना सिंगापुर के क्यून यू से, जबकि लक्ष्य सेन का चीन के झाओ जुनपिंग से होगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने मेजबान बांग्लादेश को 9-0 से पराजित किया था। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर में श्रीनगर और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। पूर्वोत्तर में इम्फाल, गुवाहाटी, आइजोल, शिलांग, गंगटोक और अगरतला में सुबह कोहरा छाया रहा। कोहिमा और ईटानगर में आसमान साफ रहेगा। विशाखापट्टनम, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और पुदुचेरी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तिरुवनंतपुरम में हल्की वर्षा या धूल भरी आंधी आ सकती है। बेंगलुरु में सुबह कोहरा छाया रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया। महापौरों से अपने शहर को जीवंत, स्वच्छ और सुंदर बनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे शहर देश की अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति, हमें शहरों को गतिशील अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाना चाहिए। राष्ट्रपति ने ढाका में पुनर्निर्मित रामना काली मंदिर का उद्घाटन किया और मुक्ति योद्धाओं और पूर्व भारतीय सैनिकों से मिले। भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की घोषणा की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 136 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। आज भारत और फ्रांस के बीच तीसरा वार्षिक रक्षा संवाद आज नई दिल्ली में
ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार भोपाल में पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ किया गया। ढाका में सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुकाबला मेजबान बांग्लादेश से होगा और स्पेन में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, HS प्रणय और लक्ष्य सेन अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।